आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के अंदर सिविक्स में अपना सबसे लास्ट चैप्टर सिविक्स का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। ये हमारे क्लास 7 के सिविक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया है और आज के क्लास में हम लोग अपने सिविक्स के सबसे लास्ट वाले चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। जिस तरीके से हम लोगों ने इतने सारे चैप्टर को कंप्लीट किया उस तरीके से इसको भी कंप्लीट करेंगे सेम तरीका से। आगे बढ़ने से पहले जो हम आपको हर बार करते हैं हर चैप्टर में कि चैप्टर का पहले जो हेडिंग है, जो चैप्टर का नाम है, उसका मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। स्ट्रगल का मतलब होता है आवाज उठाना, लोगों के साथ बातचीत करना, है ना। और इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी। जैसे इसको ना एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, समझ में आपको ज़्यादा आएगा। ठीक है, जैसे आज इंडिया में हर आदमी बराबर है। कोई भी आदमी किसी को मार पीट नहीं सकता, कोई भी आदमी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। यानी कि आज हर कोई क्या है, इक्वल है। लेकिन क्या लगता है आपको कि आज हम लोग इतना शांति तरीके से जो रहते हैं मिलजुल के, क्या ऐसे ही हो गया होगा? क्या पहले से ऐसा था कि नहीं था? ये बताओ। पहले नहीं था ऐसा। एग्जाम्पल आपको देते हैं, हमारे ही इंडिया में पहले कास्ट सिस्टम बहुत चलता था, जिसमें क्या होता था, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे वो अपर कास्ट के लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे, खा पी नहीं सकते थे, घूम फिर नहीं सकते थे। बहुत ही अलग सिस्टम था। लेकिन आज हमारे इंडिया में क्या है, चाहे कोई अपर कास्ट का आदमी हो या फिर चाहे कोई लोअर कास्ट का आदमी हो, सब आपस में मिलजुल के ही रहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो हम लोग आज इतना ज़्यादा मिलजुल के रहते हैं, ये एक दिन में हो गया होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे लंबा कहानी होगा। तो उसी कहानी को हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया हमारा चैप्टर का मतलब। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमारे इंडिया का एक क्या है, किताब है। हिंदी में संविधान कहते हैं, किताब है। उसी किताब में लिखा हुआ है कि इंडिया का हर वो आदमी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। जैसे क्या लिखा हुआ है कि हम जब तक चाहे जब तक रोड पे घूम फिर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम जो कपड़ा पहनना चाहे पहन सकते हैं, हम जो खाना खाना चाहे वो खा सकते हैं। यानी कि हमारे जो अधिकार हैं, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, या फिर कंट्री कैसे चलता है, ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो संविधान समझ में आया क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, उस किताब में लिखा हुआ है कि हमारा कंट्री कैसे चलेगा, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, पुलिस क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ उसमें हमारा लिखा हुआ है। तो वही लिखा हुआ है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ऑल इंडियंस एज इक्वल बिफोर द लॉ एंड स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, सेक्स, कास्ट और वेदर दे आर रिच और पुअर। यानी कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि सब इंसान के लिए कानून क्या है, एक है। किसी के लिए अलग कानून नहीं है, सबको एक ही कानून के नजर में रह के काम करना पड़ेगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी आदमी के साथ आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे वो किस रिलीजन से है, हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है, इस चीज को लेकर आप उसके साथ कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। अरे यार तुम तो उस धर्म के हो, तुम हटो, ये करो वो करो, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। अगला है सेक्स, यानी कि आप मेल हैं फीमेल हैं, इस चीज के ऊपर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है कास्ट, कास्ट को लेकर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, गरीब और अमीर भी हमारे लोग में होते हैं। हमारे सोसाइटी में गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं। तो किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार के लोगों के साथ आप गलत नहीं कर सकते, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यदि जैसे मान लीजिए सपोज करें कि हमने किया, तो क्या होगा, बहुत कार्रवाई हो जाएगी, लंबी, जेल भी हो सकता है। संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन प्रकार के चीजों को यदि कोई करेगा और वो आदमी जाके पुलिस स्टेशन में केस कर दिया तो आपको बहुत लंबा जेल का सजा हो सकता है। ठीक है, आगे।
ऑल एडल्ट्स इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। इंडिया में कौन वोट दे सकता है? पहली बात तो इंडिया में कोई भी वोट दे सकता है, बस शर्त यह है कि उस लड़का या फिर उस लड़की का उम्र जो है वो 18 साल हो चुका हो या फिर उससे बेसी है, तब तो और बढ़िया है। ठीक है, तो जिस भी लड़का या फिर लड़की का इंडिया में 18 साल हो चुका है या फिर 18 साल से ज़्यादा हो चुका है, वो इंडिया में वोट कर सकता है। वो गरीब है, अमीर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लोअर कास्ट का है, अपर कास्ट का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला, पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब गरीबी। ठीक है, पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अ की रीजन व्हाई सो मैनी पीपल्स लिव इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, हम लोग कहने का तो कह देते हैं कि इंडिया में सब आदमी आपस में बराबर है, लेकिन यदि रियलिटी में देखा जाए तो क्या हर आदमी पैसों के मामले में बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि गरीबी एक ऐसा चीज है ना जिसको बहुत ही ज्यादा गरीब बना देती है। समझ आ रही है बात? तो इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो अपना जीवन अच्छी तरीके से जीते हैं। इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत ही कम है, गरीब लोग, तो वो अपना जीवन अच्छी तरीके से नहीं जी पाते हैं। जीना तो छोड़ो, 2 वक्त का रोटी भी उनको नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार के भी सिचुएशन इंडिया में हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है इस चीज़ का पता है? गरीबी और लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसीलिए लोग बेरोजगार हैं, काम नहीं मिल रहा है तो और वो गरीब होते चले जा रहे हैं। उनका घर का लोग बीमार पड़ जा रहा है लेकिन आपके पास हाथ में पैसा नहीं इलाज करवाने के लिए, है ना। ये सब इंट्रोडक्शन है, मेन तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स रिलीजियन, कास्ट एंड सेक्स इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर व्हाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया। यानी कि कई बार हम लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। किस बेसिस पर? रिलीजन के बेसिस पर। अरे तुम उस धर्म के हो तो तुम हमारे दोस्त हो गए, तुम हमारे रिलीजन के नहीं हो तो तुम हमारे दुश्मन हो गए। होता है ना ऐसा? ऐसा करना गलत है, करेंगे शिकायत होगा तो जेल भी हो सकती है। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार से भेदभाव हम लोग नहीं कर सकते हैं इंडिया में। धर्म को लेकर, कास्ट को लेकर, मेल फीमेल को लेकर हम लोग भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? यदि करोगे पकड़ा जाओगे, केस हो जाएगा, जेल हो सकता है। इतना सब कुछ हो गया हमारा। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक, स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इस टॉपिक में लिखा हुआ है पहला, इन इंडिया देयर आर सेवरल स्ट्रगल्स इन विच पीपल हैव कम टुगेदर टू फाइट फॉर इश्यूज दैट दे बिलीव आर इंपॉर्टेंट। देखो, इंडिया में ना समय समय पर हर प्रकार के लोग आपस में इकट्ठा होते रहे हैं किसी के खिलाफ लड़ने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम सबको पता है कि इंडिया पे पहले किसका कब्जा था? अंग्रेजों का। इंडिया पे रूल कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहा था, ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो उनको भगाने के लिए यहाँ से हम लोगों ने क्या किया? हर प्रकार के लोग आपस में मिले, हम लोगों ने मिलके उनको भगाया। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया में जब जब जरूरत पड़ा है लोगों को इकट्ठा होने का, तब तब लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी ने मिलके बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। तो अंग्रेज जो इंडिया में रूल कर रहे थे, इंडिया में जो अंग्रेज अपना सिस्टम चला रहे थे, वो तो अच्छा था कि खराब था? खराब था। तो उसको हम लोगों ने कैसे भगाया? आप क्या कोई एक प्रकार के लोग उसको भगा सकते थे? कभी नहीं। हम सबको आपस में मिलना पड़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, हर प्रकार के लोगों को मिलना पड़ा। तो हम सब ने मिल के अंग्रेजों को यहाँ से भगाया है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया में जब जब जरूरत पड़ा है किसी चीज के खिलाफ लड़ने का, तो हम लोगों ने आपस में मिल के उसके खिलाफ लड़ा है और उसको भगाया है। देयर आर ऑल्सो मैनी अटेम्प्ट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स और अदर कलेक्टिव वेज। यानी कि कोऑपरेटिव का मतलब होता है लोगों का ग्रुप। तो हम लोगों ने समय समय पर लोगों का ग्रुप बना के बुराई के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है और हम लोगों को आज़ादी मिला भी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा अंग्रेज। अंग्रेजों को हमने यहाँ पे भगाया,
क्या किसी एक आदमी ने भगाया? नहीं, हर प्रकार के लोगों ने मिलकर उनको भगाया। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, बाई विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। कहने का सिंपल सा मतलब है कि लोग आपस में इकट्ठा होते थे, मिलते थे, इंडिया में जो भी चीज़ें सब आपस में मिल बांट के इस्तेमाल करते थे और बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। तो टॉपिक का नाम था स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, मतलब कि सब इंडिया में रहने वाले लोग आपस में बराबर हो जाए, उसके लिए जिससे लड़ना पड़ जाएगा हम लोगों ने लड़ाई लड़ा भी है। एग्जाम्पल, अंग्रेजों से लड़ा है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट है तवा मत्स्य संघ, इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक शुरुआत करेंगे तवा मत्स्य संघ के बारे में। इसके पहले यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर का शुरुआत किया था। चैप्टर का नाम था स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, चैप्टर नंबर 10, हमारे सिविक्स का सबसे लास्ट चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी ये दोनों चीज़ हम लोग कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है तवा मत्स्य संघ। ये क्या है, आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है, when dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of peoples are displaced। पहले तो अपने यहाँ पे एक एक लाइन को समझना ध्यान से, ठीक है। देखो, जब भी किसी भी, अच्छा पहली बात तो आप ये समझो कि जो डैम होते हैं, ये डैम बनते कहाँ पे हैं? नदी में बनते हैं। नदी के बिल्कुल बीचों बीच डैम को बनाया जाता है। नदी के बिल्कुल बीचों बीच डैम बनाया जाता है नदी के पानी को रोकने के लिए। तो जब आप नदी के बिल्कुल बीचों बीच डैम बनाएंगे, नदी के पानी को रोकेंगे, तो नदी का पानी एक साइड रुक के पूरी तरीके से भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? तो हो सकता है कि आसपास वाले जगह में भी वो ओवरफ्लो कर जाए। ठीक है, तो पहला ये हो गया हमारा। और दूसरा, तो पहले यहाँ पे डैम के बारे में बात करते हैं। जब भी किसी नदी में डैम बनाया जाता है, बड़ा सा डैम होता है, बिल्डिंग टाइप दिखता है, एकदम बहुत बड़ा होता है। डैम क्या करता है ना, नदी के पानी को रोक देता है। जब आप नदी के पानी को रोकोगे तो एक तरफ तो पानी कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि रोक दिया आपने, और दूसरे साइड पानी पानी दिखेगा क्योंकि पानी सारा इकट्ठा हो गया उसके पीछे। तो होता यह है कि पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कई बार कि आसपास में जो गांव होते हैं उसमें बाढ़ आ जाता है और पूरे लोग बह के मर जाते हैं। तो डैम से पहला समस्या हो गया, किसको समस्या हो गया? सबसे ज्यादा लोगों को, गांवों को, जो लोग उसमें रहते हैं, पहला। दूसरा, जब भी किसी प्रकार का सेंचुरी नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल से समझो, जब भी किसी प्रकार का नेशनल पार्क वगैरह बनाया जाता है तो उस जंगल में जितने भी लोग रहते हैं सभी को बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जंगल में कौन रहेगा? केवल जानवर रहेगा। तो कहने का मतलब है कि चाहे आप नेशनल पार्क बनाओ या आप डैम बनाओ, इन सब से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? लोगों को होता है, क्योंकि लोगों को अपना जगह छोड़ना पड़ता है। डैम के बगल में भी कोई गांव है, वो यदि अपने गांव को खाली नहीं करेंगे तो हो सकता है कि डैम में बाढ़ आएगा, पूरे लोगों को बह के लेके चला जाएगा, तो लोगों को समस्या होगा। और दूसरा चीज, मान लीजिए कोई आदमी है, खास करके आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, उनको जंगल से निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या बनाना है? गवर्नमेंट को पार्क बनाना है, नेशनल पार्क। तो समस्या दोनों तरफ से हो किसको रहा है? लोगों को ही होता है। तो ये पॉइंट था हमारा। होल विलेजेस आर अपरूटेड एंड पीपल आर फोर्स्ड टू गो एंड बिल्ड न्यू होम्स, स्टार्ट न्यू लाइव्स एल्सवेयर। तो यहाँ पे लोगों को कहा जाता है कि भैया डैम बनने वाला है तो तुम लोग अपने गांव को छोड़ के किसी और जगह पे जाके शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों का जान जाएगा, हमारा उसमें कोई रिस्क नहीं होगा। गवर्नमेंट पहले ही ऐसा बोल देती है। ठीक है, उसके बाद यदि किसी प्रकार के जंगल हैं, वहां पे लोग पहले से रहते हैं, उनको जंगल से बाहर निकाल देते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे बनाने वाले हैं वो लोग पार्क, जहाँ पे जंगली जानवर रहेंगे। बोल देते हैं कि जंगली जानवरों से कुछ नुकसान हुआ तो हम नहीं जानते हैं। तो गवर्नमेंट लोगों को बाहर निकाल तो देते हैं, जगह से हटा तो देते हैं, लेकिन क्या उन लोगों का समस्या दूर हो गया? लोगों का नहीं। भाई आपने उसको हटाया है तो किसी जगह पर रहने के लिए घर भी तो दो, लेकिन वैसा होता नहीं है। वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, घर नहीं देते, बस बाहर निकाल देते हैं, निकल हट जाओ यहाँ से। मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर पुअर, और इस प्रकार के लोगों को जिसको अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपना जंगल छोड़ना पड़ता है, वो ज्यादातर लोग कैसे होते हैं? गरीब या अमीर? बताइए।
गरीब लोग होते हैं ना, तो गरीब लोगों को सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। जहां पे उनका गांव है, पूरा परिवार बसा हुआ है, वो पूरा परिवार छोड़ के उनको जाना पड़ता है वहां से। ठीक है, आगे इन अर्बन अर्बन एरियाज टू, शहरों में भी कुछ कुछ समस्या है। वो समस्या क्या है देखो, बस्तीज इन विच पुअर पीपल लिव और ऑफन अपरूटेड। शहरों में जो बस्ती बने हुए होते हैं, जो छोटे छोटे इलाके बने होते हैं, गवर्नमेंट उनको भी वहां से हटा देती है कई बार कि भाई तुम सरकारी जमीन पे रह रहे हो, तो ये सरकारी जमीन है, तुम यहां से निकल जाओ। तो ऐसा भी कई बार होता है। तो लोगों को हटाया केवल गांवों में नहीं जाता है, शहरों में भी लोगों को हटाया जाता है। ठीक है, और खास करके वो लोग होते कौन है, गरीब लोग होते हैं। आगे सम ऑफ देम आर रीलोकेटेड टू एरियाज आउटसाइड द सिटी। और कुछ लोग जो है वहां से निकल के, सरकार जब बोलती है कि यहाँ से हट जाओ, नहीं हटता तो उसके घर को भी तोड़ देता है कई बार। तो वो लोग निकल के शहर के किसी दूसरे कोने में जाके अपना घर बना के दोबारा वहां पे अपना नया जीवन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रंस स्कूलिंग इज सेवरली डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी टू दीज लोकेशंस। अब भाई कोई भी आदमी अपने घर को छोड़ के कहीं पे और जा रहा है रहने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बच्चे का स्कूलिंग क्या होगा, बिगड़ जाएगा। स्कूल जाता होगा बच्चा, तो घर यदि उसका दूर हो गया होगा स्कूल से, तो उसको आने जाने में और दिक्कत होगा। तो शहरों में भी ये समस्या देखने को मिलता है कि लोगों को उसके जगह पे से हटा दिया जाता है, तो उसका रोजगार बर्बाद हो जाता है, उसके बाल बच्चों के जो पढ़ाई लिखाई है वो उसमें दिक्कत आ जाता है, क्योंकि उसको स्कूल से बहुत दूर जाना पड़ जाता है रहने के लिए। तो इस प्रकार के समस्याएं होते हैं, और इनका समस्या सबसे ज्यादा झेलता कौन है, गरीब लोग झेलते हैं। ठीक है, आगे देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड। अब जिस भी प्रकार के लोगों को उसके घर से हटाया जाता है, उसके जमीन जिससे निकाला जाता है बाहर, इस प्रकार के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए इंडिया में कई प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके लिए काम करती है कि आप इस प्रकार के लोगों को यहां से कैसे बाहर निकाल के फेंक सकते हो, है ना। तो कई सारे इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है जो उन प्रकार के लोगों के लिए काम करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, जब भी किसी गांव में लोगों को निकाला जाता है उस गांव से कि तुम लोग निकलो क्योंकि यहाँ पे कोई सरकार कुछ बनाने वाली है, पार्क या फिर कुछ भी, तो उस गांव को बचाने के लिए कई सारे लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गांव उनका जमीन है, वो रह सकते हैं, आप हटाने वाले कौन होते हैं। ये चीज तो हो गया हमारा एक छोटा सा पॉइंट, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक था तवा मत्स्य संघ, ये तो हमारा रह गया, तो वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट, तवा मत्स्य संघ अ फेडरेशन ऑफ फिशर्स वर्कर्स कोऑपरेटिव्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। तो पूरा कहानी समझना आप ध्यान से। ठीक है, तवा मत्स्य संघ जो है वो एक फेडरेशन है। फेडरेशन नहीं समझ में आ रहा, सिंपल से समझ लो, एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? फिशर वर्कर का है। मतलब मछुआरे लोग होते हैं ना, जो मछली वगैरह पकड़ते हैं। बेसिकली आपसे ये समझो, जो मछली वगैरह पकड़ते हैं समुद्र वगैरह में, समुद्र में, नदी में जो मछली पकड़ते हैं, मछुआरे उनको कहते हैं हम लोग। उनका एक ग्रुप है, उनके ग्रुप का नाम है तवा मत्स्य संघ। समझ में आ रही है बात? आगे, एन ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। अब हुआ क्या था, ये कहानी आप समझना ध्यान से। मध्य प्रदेश में एक जंगल है, सतपुरा फॉरेस्ट। ठीक, उस जंगल से कई सारे लोगों को गवर्नमेंट ने बाहर निकाल दिया। कहानी समझेगा पूरा। ठीक है, बात हो रहा है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक जंगल है, जंगल का नाम है सतपुरा फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि सतपुरा में है, मध्य प्रदेश के अंदर जगह है सतपुरा, वहां पे जंगल है। तो उस जंगल से कई सारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। तो बताइए उसमें ज्यादातर लोग कौन लोग होंगे? आदिवासी लोग होंगे जो जंगलों में रहते हैं। तो भाई आप, आदिवासी लोगों का घर ही होता है जंगल रहने के लिए, तो उन लोगों को अपने जंगल से बाहर निकाल दिया, तो वो लोग रहेंगे कहाँ पे अब? तो उन लोगों के आवाज को उठाने के लिए मछुआरे लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का क्या नाम पड़ गया? तवा मत्स्य संघ। कहानी समझ में आया?
तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारा एक जगह है सतपुरा, वहाँ पे जंगल है। उस जंगल से जब लोगों को बाहर निकाला गया जबरदस्ती कि तुम लोग बाहर निकलो इस जंगल से, तो वो लोग रहेंगे कहाँ पे अब, तो उन प्रकार के लोगों का आवाज़ उठाने के लिए मछुआरे जो लोग होते हैं उन लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया। ग्रुप का नाम है तवा मत्स्य संघ। अब देखते हैं ये करते क्या है। द तवा डैम बिगेन टू बी बिल्ट इन 1958 एंड वाज कंप्लीटेड इन 1978। अब यहां पे एक डैम बनाया जाता है, उसका नाम है तवा डैम। ठीक, इस डैम का बनना जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1958 में, और कंप्लीट कब हुआ, 1978 में। ठीक है, आगे। इट सबमर्ज्ड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड। अब हुआ क्या, डैम बनाने की वजह से पानी डैम का बह के चला गया जंगली वाले इलाके में। तो बताइए क्या जंगल में बाढ़ आया होगा कि नहीं आया होगा? तो जंगल से सारे लोग कहाँ निकल गए होंगे, बाहर निकल गए होंगे। ठीक है, अब बताओ उस जंगल में बाढ़ आया किसके वजह से, डैम के वजह से। तो क्या वहां पे वो डैम बनाना जरूरी था? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अभी कहानी तो अभी स्टार्ट हुआ है आगे। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वेयर लेफ्ट विथ नथिंग। तो जितने भी लोग जंगल में रहते थे उन सभी लोगों को अपना जंगल छोड़ के भागना पड़ गया, क्योंकि जंगल के बगल में क्या बन गया है, नदी में डैम बन गया है। और डैम के वजह से क्या हुआ, पूरे जंगल में बाढ़ आ गया, पानी इकट्ठा हो गया डैम में ज्यादा, और वो पानी जंगल में बाढ़ ला दिया। जितने भी जंगल में लोग रहते थे उन सभी को जंगल से बाहर निकल के भागना पड़ गया। ठीक है, आगे। Some of the displaced people settled around the reservoir and found a livelihood in fishing. They earned very little. तो कुछ लोग जो है जंगल से बाहर निकल के कहाँ चले गए, नदी के किनारे रहने चले गए, और नदी के किनारे में ही उन्होंने अपना घर बना लिया, और वहां पे ही वो मछली पकड़ के शहर में जाके बेचने लगे, जिससे उनका घर परिवार चल सके। कुछ लोगों ने ये काम किया, और उससे उनको ज्यादा आमदनी नहीं होता था, बस इतना होता था जिससे उनका घर परिवार चल जाए। आगे। In 1994, the government gave the rights for fishing in the Tawa Reservoir to private contractor. अब हुआ ये कि जो तवा बेसिकली जगह का नाम है, ध्यान रखना। वो जो जंगली इलाका है ना, वो जंगली इलाके को हम लोग कहते हैं तवा। ठीक, तो अभी तक क्या हो रहा था, डैम बना, डैम में जो पानी इकट्ठा हुआ उससे जंगल में बाढ़ आ गया, जंगल में सारे लोग जंगल से बाहर निकल गए, उनका घर परिवार सब बर्बाद हो गया, जंगल में पानी में बह गया। तो कुछ लोग क्या हुए, जंगल से निकल के नदी के बगल में घर बना के वहां पे रहने लगे। ठीक, और उन लोगों ने नदी में ही मछली पकड़ना स्टार्ट किया, मछली पकड़ते थे और जाके शहर में बेचते थे, अपना प्रॉफिट कमाते थे, पैसा वगैरह कमाते थे। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, 1994 में द गवर्नमेंट गेव द राइट्स फॉर फिशिंग इन द तावा रिजर्वियर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। मछली पकड़ने का अधिकार उस पानी में, उस नदी में गवर्नमेंट ने किसको दे दिया अधिकार, एक प्राइवेट आदमी को दे दिया, बेसिकली कंपनी को दे दिया कि यही कंपनी इस नदी में केवल मछली पकड़ सकता है और मार्केट में बेच सकता है। तो बताइए जो जंगल वाले लोग मछली पकड़ के मार्केट में बेचते थे, क्या वो अब मछली पकड़ पाएंगे कभी जंगल, मतलब उस नदी से? तो पहले तो आपने उसको जंगल से बाहर निकाला किसके वजह से, डैम बनने की वजह से। तो पहले उनको जंगल से बाहर निकलना पड़ा, अब वो नदी के बगल में आके बसे हैं, मछली पकड़ कर उनका घर परिवार चल रहा है, तो मछली भी पकड़ने आप नहीं दे रहे हो, क्योंकि मछली पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट जो अधिकार है वो किसको दे दिया गवर्नमेंट ने, एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया। तो क्या उनको किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट हुआ उस प्रकार के लोगों को जो जंगल से बाहर निकले थे? तो उनके साथ क्या हो रहा है, एक के बाद एक अन्याय हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या होता है। These contractors drove the local people away and got cheap labor from outside. तो वहां के लोगों ने अभी भी उतना ज्यादा लड़ाई पीट नहीं किया। उनका मानना था कि ठीक है कोई बात नहीं है, ये कंपनी मछली पकड़ेगी नदी में, लेकिन पकड़वाएगी तो हम ही लोगों से। लेकिन उस कंपनी ने क्या किया, अगल बगल वाले इलाके को अपने यहाँ पे काम पे नहीं रखा मछली पकड़ने के लिए। उन्होंने लोग कहाँ से लाए, बाहर से लेकर आ गए। तो उनको तो और गुस्सा आएगा ना कि भाई पहले हमको जंगल से निकलना पड़ा, अब हम नदी के बगल में आके मछली पकड़ के अपना घर परिवार चला रहे हैं, तो मछली पकड़ने का अधिकार केवल
गवर्नमेंट ने दे दिया उस कंपनी को। तो इन लोगों को लग रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं है, हम उस कंपनी के लिए मछली पकड़ के देंगे उस कंपनी को और वो कंपनी हमको बदले में पैसा देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। उस कंपनी ने मछली पकड़ने के लिए लोगों को कहाँ से लेकर आ गए, वो बाहर से लेकर आ गए। तो बताओ जो नदी के बगल में रह रहे लोग, उनको अब आप ना मछली पकड़ने दोगे नदी में और ना ही आप उसको अपने यहाँ पे काम पे रखोगे। तो बताओ फिर वो करेगा तो करेगा क्या? समझ में आ रही है बात? देखते हैं अगला होता क्या है। The contractors began to threaten the villagers who did not want to leave. अब जो कंपनी मछली पकड़ने वाली थी उन्होंने लोगों को वहां से भगाना स्टार्ट किया कि तुम लोग समुद्र नदी के बगल से क्या कर जाओ, भाग जाओ, क्योंकि नदी के अंदर मछली हम मारेंगे, हम पकड़ेंगे, तो नदी के बगल में भी कौन लोग रहेंगे? केवल हमारे कंपनी के लोग रहेंगे। तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। और जो लोग अपने जगह को छोड़ के नहीं गए, कंपनी के लोगों ने उन लोगों को वहां से जबरदस्ती मारपीट के भी भगाने का कोशिश किया। The villagers stood united and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights. तो उस गांव के लोगों ने सोचा, जो नदी के बगल में रह रहे थे, जो कि जंगल से बाहर निकल के आए थे नदी के बगल में रहने के लिए, उन लोगों ने सोचा यार ये गलत हो रहा है, एक के बाद एक हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। पहली बात तो हमको जंगल से बाहर निकल के यहाँ पे रहना पड़ा, दूसरी बात हमको मछली पकड़ने का शौक था, हम उसको पकड़ के मार्केट में बेच के अपना घर परिवार चलाते थे। मछली पकड़ने का अधिकार भी अब एक कंपनी के हाथ में चला गया, ठीक। हमको लेबर के तौर पे भी काम करने नहीं दिए आप लोगों ने, और जो उल्टा हम लोगों को यहाँ से भगा रहे हैं आप। तो वहाँ पे जितने भी सारे लोग थे उन लोगों ने सोचा कि हमको अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए इनसे लड़ने के लिए। तो ये सारे के सारे लोग क्या कौन थे बताओ? मछुआरे थे ना। तो इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया, द न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ। और इन्होंने क्या अपना ग्रुप का नाम दिया? तवा मत्स्य संघ। देखो, मत्स्य का मतलब होता है मछली, संघ का मतलब होता है ग्रुप। और ये कहाँ पे बना था ग्रुप? तावा में बना था। तावा जगह का नाम है बेसिकली, जहाँ पे जंगल वगैरह था। तो उस ग्रुप का नाम पड़ गया तावा मत्स्य संघ। इसमें सारे वहां के लोग इकट्ठा हो गए, किससे लड़ने के लिए? उस कंपनी वाले से लड़ने के लिए, कि आप हम लोगों को यहाँ से क्यों भगा रहे हो? ऐसे ही हम जंगल से भाग चुके हैं, यहाँ से भी भागेंगे तो कहाँ जाएंगे अब हम, है कि नहीं? आगे, ऑर्गेनाइज्ड रैलीज एंड अ चक्का जाम। चक्का जाम का मतलब होता है रोड को ब्लॉक कर दो, कोई भी गाड़ी मत चलने दो। डिमांडिंग देयर राइट टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लिवलीहुड। इन लोगों ने पूरी तरीके से चक्का जाम किया, लोगों को रोड पे चलने से मना कर दिया, किसी प्रकार का ये काम होने ही नहीं दिए। और इन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड किया कि हम लोगों को मछली पकड़ने का दोबारा परमिशन दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमिटी टू एसेस द इशू। गवर्नमेंट के पास ये आवाज गया, सरकार के पास, कि भाई ये लोग डिमांड कर रहा है कि मछली पकड़ने का अधिकार उस नदी में इसको दे दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में सोचा विचारा। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। तो गवर्नमेंट एक कमिटी बनाती है इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस मामले को सॉल्व करने के लिए। द कमिटी रिकमेंड दैट फिशिंग राइट्स बी ग्रांटेड टू द विलेजर्स फॉर देयर लिवलीहुड। गवर्नमेंट भी ये मान गया कि उस नदी में मछली पकड़ने का जो अधिकार है वो लोगों को दे देना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वो लोग जंगल से बाहर निकल के, जंगल से भाग के यहाँ पे आए थे। अब इन लोगों को मछली पकड़ने का भी परमिशन नहीं देंगे तो फिर ये लोग अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? तो गवर्नमेंट ने भी सोचा कि इन लोगों को उस नदी में मछली पकड़ने का परमिशन दे दिया जाए। मछली पकड़ेंगे, मार्केट में बेचेंगे और अपना घर परिवार चलाएंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give to the people displaced by the Tawa Dam the fishing rights for the reservoir. तो 1996 में मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट ये सोचती है कि जितने भी लोग जंगल से बाहर निकल के भाग के पानी के वजह से यहाँ पे आके रहे थे नदी के बगल में, उनको मछली पकड़ने का परमिशन दे देते हैं। तो उनको मछली पकड़ने का परमिशन गवर्नमेंट ने दे दिया। अब वो वैसी बात है, मछली पकड़ के वो मार्केट में जाके बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, अपना घर परिवार चलाएंगे। आगे, ऑन जनवरी 2 यानी कि 2 जनवरी 1997 को क्या होता है? पीपल फ्रॉम 30 विलेजेस ऑफ तवा स्टार्टेड द न्यू ईयर विथ द फर्स्ट कैच। कहने का मतलब है
कि नए साल का शुरुआत उन लोगों ने अच्छी तरीके से किया। तो देखो यहाँ पे पूरा कहानी समझो आप। पहले कहानी क्या था? कहानी यह था कि जंगलों में लोग शांति से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जंगल के बगल में था क्या? नदी था। वहां पे डैम बना दिया गया। डैम बनाने के वजह से डैम के पीछे पानी इकट्ठा हुआ और पूरे डैम का पानी जाके जंगलों में फैल गया, जिसके वजह से जंगल में आ गया बाढ़। और जो जंगल में लोग रह रहे थे उनको जंगल से बाहर निकलना पड़ा, और वो बाहर निकल के कहाँ पे आके रहने लग गए? नदी के बगल में। अब जब ये नदी के बगल में आके रहने लगे तो अपना घर परिवार चलाने के लिए उन्होंने मछली पकड़ना स्टार्ट किया। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? मछली पकड़ने का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो अधिकार था, वो दे दिया एक प्राइवेट कंपनी को। अब प्राइवेट कंपनी क्या किया? लेबर लेकर आ गया बाहर से मछली पकड़ने के लिए, और वो सारा मछली खुद भी अपने लोगों से पकड़वाता था, मार्केट में जाके बेच देता था। तो वहां के लोगों ने डिसाइड किया कि भैया इसे तो काम नहीं चलेगा। उन लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया। ग्रुप का नाम था तवा मत्स्य संघ। इन्होंने सरकार से डिमांड किया कि हमको मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाए, तो सरकार ने उनके बातों को मान भी लिया। तो इस तरीके से उनके साथ जो गलत हुआ, उन्होंने आवाज उठाया उसके खिलाफ, उनको वो अधिकार मिल गया, उनको वो परमिशन मछली पकड़ने का मिल गया, है ना। ये चीज था हमारा। आगे बढ़ते हैं। आगे है आउटकम्स ऑफ तवा मत्स्य संघ, यानी कि ये जो ग्रुप बना था मछुआरों का, जो मछली पकड़ते हैं, उनका जो ग्रुप बना था, इनका क्या रिजल्ट निकला? क्या रिजल्ट निकला इनका, देखते हैं। विथ द TMS का मतलब क्या हो गया? तवा मत्स्य संघ। With the Tawa Matsya Sangh taking over, the fisher worker were able to increase their earnings substantially. अब देखो, उस मछुआरे को नदी में मछली पकड़ के बेचने का अधिकार मिल गया, तो बताइए उसका घर परिवार अब सही तरीके से चल रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल चल रहा होगा। तो उसका अर्निंग यानी कि कमाई उस वहां पे लोगों का बढ़ने लगा, वो लोग अपना घर परिवार सही तरीके से चलाने लगे। आगे, they set up the cooperative which would buy the catch from them at a fair price. उन लोगों ने ही मिलके अपना एक कोऑपरेटिव भी बना लिया। कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक प्रकार का ऐसा मार्केट जहां पे ये लोग मछली पकड़ेंगे, पकड़ के जाके वहां पे लोगों को दे देंगे और वो लोग जाके पूरे शहर में बेचेगा। कहने का मतलब है कि इन लोगों ने अपना एक अच्छा मार्केट बना लिया। इन लोगों ने अपने आप में डिसाइड कर लिया कि सब कोई जितना भी मछली पकड़ेगा नदी से पकड़ के लाएगा, यहाँ पे जाके बेच देगा और तुमको पैसा मिल जाएगा। फिर वो लोग क्या करेंगे? जिसने मछली खरीदा वो लोग फिर जाके अलग अलग शहर में अपना बेचेगा। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपना एक मार्केट का पूरा चैनल बना लिया कि मछली आएगा, बिकाएगा, फिर जाके पूरे शहर में बटा जाएगा, मतलब अलग अलग जगह पे चला जाएगा। कोऑपरेटिव का मतलब क्या हो गया? वही ग्रुप जहाँ पे मछली को लोग जाके बेचेंगे। ठीक है। The cooperative would then arrange to transport and sell this in markets where they would get a good price. तो सिंपल सा आप समझो। पहले कोऑपरेटिव का मतलब क्या हो गया? बेसिकली आप समझ लो दुकान, एक तरीके से बड़ा दुकान जहाँ पे कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों का ग्रुप होगा। तो गांव के लोग अब क्या करने लगे? सब लोग थोड़ा थोड़ा मछली पकड़ते थे, जाके इस कोऑपरेटिव में जो लोग थे उनको जाके बेच देते थे। और ये कोऑपरेटिव वाले लोग क्या करते थे? अब ट्रांसपोर्ट का यानी कि गाड़ी वाड़ी का व्यवस्था करते थे और मछली को लोड करके अलग अलग मार्केट में जाके मछली को बेच देते थे। इस तरीके से पूरा एक मछली बेचने का मार्केट ही बन गया, पूरा चैनल ही बन गया हमारा। ठीक है। आगे, दे हैव नाउ बिगन टू अर्न 3 times मोर देन दे अर्न अर्लियर, यानी कि जितना पहले वो कमाते थे वहां के लोग, अब वो उससे ये लोग 3 गुना ज्यादा पैसा कमाने लगे। क्यों? क्योंकि इनको पूरा अधिकार मिल गया था मछली पकड़ने का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द तवा मत्स्य संघ हैज आल्सो बिगन गिविंग द फिशर वर्कर्स लोन फॉर रिपेयर एंड द बाइंग ऑफ न्यू नेट्स। अब जैसे ये लोग खुद अमीर हो रहे हैं, तो मान लीजिए किसी आदमी को पैसे का जरूरत है, तो ये लोग पैसे दे के भी उसका मदद करने लगे। मछली पकड़ते हैं तो नेट वगैरह यानी कि जाल वगैरह का जरूरत तो पड़ता ही होगा, तो किसी के पास जाल खरीदने का पैसा नहीं है तो वो लोग अपने में मदद भी पैसे देके करते थे। ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा हो गया तवा मत्स्य संघ वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हमने आपको पिछले कई सारे क्लासों में बताया है कि इंडिया जो चल रहा है वो एक ही डॉक्यूमेंट के वजह से चल रहा है।
वो डॉक्यूमेंट कौन है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि वो किताब है जिसमें हमारे कंट्री कैसे चलेंगे, क्या नियम है, क्या कानून है, लोगों के पास क्या अधिकार है, वो सारे चीजें उसमें लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो वही बात है यहाँ पे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया एक तरीके से जिंदा है। जिंदा का मतलब ये मत समझना कि सांस वांस लेता होगा, नहीं। जिंदा का मतलब है कि वो इतना बेहतर है कि लोग उसको फॉलो करते हैं और उसी से हमारा कंट्री आज चलता भी है सही तरीके से। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया में रहने वाला हर आदमी आपस में क्या है? बराबर है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब आपस में इक्वल है, बराबर है। मूवमेंट एंड स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी इन इंडिया कंटिन्यूअसली रेफर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक देयर पॉइंट अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। कहने का मतलब है कि यदि जरूरत पड़ेगा अपने अधिकार को पाने के लिए, अपने बात को ऊपर उठाने के लिए, तो हम लोगों को इकट्ठा करके ग्रुप बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि आप हमारे लिए काम करो। और ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम लोगों को अधिकार मिला हुआ है। कहां से मिला हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है। ठीक ना? आगे, इन अ डेमोक्रेसी देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। कहने का मतलब है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया में जो चीज सिस्टम है वो खराब है कि बढ़िया है? बढ़िया है। तो हर आदमी चाहेगा कि इंडिया में डेमोक्रेसी बना रहे, यहाँ पे लोगों को इस प्रकार के अधिकार मिलते रहे। ठीक ना? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कौन नहीं चाहेगा कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री ही बना रहे? सब कोई चाहेगा कि इंडिया अच्छी तरीके से काम करता रहे। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो गया टॉपिक, और टॉपिक के साथ हमारा पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया, और चैप्टर के साथ हमारे क्लास 7 का आज पूरा सिविक्स भी हो गया कंप्लीट। तो अब बताइए इस चैप्टर में कहीं पे कोई दिक्कत? समझ में आया सब कुछ? वेरी गुड। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को क्लास 7 के सिविक्स के अंदर किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने क्लास में अपने अगले क्लास में ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।